सो हेलो गाइस, क्या आप सभी के? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, मैं आज की क्लास के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने आया हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। सर, आपका बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 2023 के अंदर पूछा था। एंड सर, उस क्वेश्चन का आंसर कुछ वियर्ड तरीके से आईसीआई ने सॉल्व किया था। बहुत ही डिफरेंट तरीका है, बहुत ही वियर्ड तरीका है, जो कि गलत है। आईसीआई का तरीका लॉजिकली गलत है, लेकिन सर हमें पता है, हमें एग्जाम में आईसीआई के तरीके से ही सॉल्व करके आना है, और आईसीआई के तरीके से सॉल्व करके आएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, दिस इज एन ऑड वन आउट क्वेश्चन। सर, ऑड वन आउट क्वेश्चन का मतलब ये कि भैया, पूरी भीड़ के अंदर अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस है, तो वो 100 क्वेश्चंस में इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आईसीआई ने अलग तरीके से सॉल्व किया है। एंड इट इज द रॉन्ग मेथड, आई टेल यू ऑनेस्टली, ये गलत मेथड है, लेकिन फिर भी हमें आईसीआई के मेथड से एग्जाम में सॉल्व करके आना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा, अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक नहीं देखा, एंड अगर आपने नहीं समझा कि आईसीआई ने क्या वियर्ड करा है और क्या assumptions लगाई है, कैसे सॉल्व कर रहा है, तो आप एग्जाम में एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके आओगे, जिस तरीके से आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक आपको देखना है, अपने मार्क्स आपको बचाने हैं। एंड सर, फटाफट से इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे, और भैया आपको एक चीज भी पता चलेगी कि आईसीआई ने यहां पर क्या गलती करी हुई है और एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करके आना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एंड सर हमारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके चलते हैं। अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक आईसीआई एक हल्की सी अजीब चीज करता है, अटपटी चीज करता है यार, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने अपने नोटबुक में भी जानबूझ के वैसे ही प्रेजेंट करा है, हैंड रिटन सॉल्यूशंस में। मैं आपको समझाऊंगा इसे क्या गलत करता है, क्या गलत नहीं करता, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरा याद रखना है, और इसकी हिंट ये रहेगी, मैं आपको हिंट भी बता दूंगा। बेसिकली हिंट ये है कि यहाँ पर हम शेड्यूल डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाएंगे। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन बोल रहा है, इस वजह से हमें डेप्रिसिएशन का शेड्यूल अलग से बनाना पड़ता है। तो बस आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया, जहां पर डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाएंगे, वहां पे कुछ तो अटपटा करता है आईसीआई, वैसा का वैसा हमें करके आना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा क्या अटपटा करता है। तो हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं सर। बीआरएस इंक डील्स इन कंप्यूटर एंड आईटी हार्डवेयर, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर इज एज फॉलोस। आपको नेक्स्ट 8 ईयर्स का रेवेन्यू बता रखा है, हमें रेवेन्यू इंक्रीज या फिर ग्रोथ रेट एक्सेट्रा वो सब नहीं देगा, सीधा रेवेन्यू बता दिया। रेवेन्यू इन मिलियंस, इन मिलियन डॉलर्स, वो हमें रेवेन्यू मिल गया। अब भैया वो क्या बोल रहे हैं? समराइज्ड फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। सर, आपका इक्विटी स्टॉक दे रखा है, बॉन्ड्स दे रखे हैं, एंड फिक्स एसेट आपको दे रखा है, नेट फिक्स एसेट्स, इसके अलावा करंट एसेट्स। मेरे दोस्त, पहली चीज ये आपकी जो करंट एसेट है, यही आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। यस यस सर, आपकी ये वर्किंग कैपिटल हो गई 3। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइबिलिटीज तो है नहीं, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आपकी करंट वाली 0 है, तो दैट मींस करंट एसेट्स यानी कि 3 माइनस 0 करंट लाइबिलिटीज, दैट मींस ये आपकी अभी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 0 पीरियड की, ठीक है। यस सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है सर? इट्स वेरिएबल एक्सपेंसेस इज 40% ऑफ सेल्स। आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया। एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, और ये कैश में होने वाले हैं मेरे दोस्त। क्योंकि ये कैश में होने वाले हैं, तो ये हमारे फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकालते टाइम कैश को हिट करेंगे, हमें कैश में से माइनस करने पड़ेंगे। पहले 4 साल के लिए 1.6 रहेगा, 5 to 8 ईयर्स के लिए 2 मिलियन रहने वाला है। बात समझ में आती है? यस सर। An additional advertisement and sales promotion campaign shall be launched requiring expenditure as per below details। आपका promotional expenditure यहाँ पर होने वाला है सर क्या? फर्स्ट ईयर का इतना होगा, सेकंड टू थर्ड ईयर इतना होने वाला है, 4 to 6 इतना, 7 to 8 इतना। अब वो बोल रहा है फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर डब्ल्यूडीवी मेथड। आपका 15% रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से आपका फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। The company has planned additional capital expenditure in the beginning of each year for the coming years as follows। आपका additional capital expenditure होने वाला in the beginning of the each year। तो कितना होने वाला है सर? पहले साल में 0.50, सेकंड ईयर में 0.80, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3.5, 2.5, 1.5 एंड 1.00। सो दैट मींस ये आपका क्या है सर? ये आपका एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बात यहां तक समझ में आती है सर। इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्यों बता रहा है? क्योंकि ये हमारा एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। और हम क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ले रहे हैं, दैट मींस फर्स्ट ईयर का जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब 0.50 को हमें कंसीडर करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन निकालते टाइम। बात समझ में आती है? तो आपका जो डेप्रिसिएशन है ना, वो फिक्स एसेट्स के ऊपर निकल रहा है 15%। तो आपके फिक्स एसेट्स क्या है सर? यहाँ पर 17 हमारी ओपनिंग वैल्यू होगी। ओपनिंग वैल्यू के अंदर हम एडिशन ऐड करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना फिक्स एक्सपेंडिचर करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, ये एडिशन हो गई। तो 17.5 के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर के अंदर। इस तरह से इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ने वाली है। अब भैया इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वो बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है? 20% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है।
एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ द कंपनी 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया, ठीक है। फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि 8 ईयर्स जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद का ग्रोथ रेट आपको बता दिया 5% पर एनम के हिसाब से ग्रो करेगा। अब आपको बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालो। मेरे दोस्त सर आपको एक चीज यहां पर एक डाउट आ रहा होगा, सर हमें यहां पर कॉस्ट ऑफ, हमें यहां पर क्या बता दिया सर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बता दिया 20% ऑफ द रेवेन्यू। हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 20% ऑफ द रेवेन्यू होगा। तो सर आप यहां पर ये क्यों बोल रहे थे कि हमारा, सर आप यहां पर ये क्यों बता रहे थे कि 3 हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। तो मेरे दोस्त ये 0 पीरियड का वर्किंग कैपिटल आपको निकालना जरूरी है ताकि आपको पता चले फर्स्ट ईयर में आपका कितना इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल है। सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम माइनस करके निकालते थे, तो मेरे दोस्त वहां पर आपको 0 पीरियड की सेल दी होती थी, यहां पर आपको 0 पीरियड की सेल नहीं दी हुई। तो भैया आप फर्स्ट ईयर के रेवेन्यू को किस में, आपको 0 पीरियड का जब रेवेन्यू ही नहीं है तो आप डिफरेंस लेकर कैसे निकालोगे, राइट। तो आपको क्या करना रहेगा, 8 की 20% आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ईयर 1 की है एंड ईयर 0 की आपकी वर्किंग कैपिटल आपको सीधा दी हुई है। तो ईयर 1 की वर्किंग कैपिटल निकालोगे, ईयर 1 की वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी सर, 8 इंटू 20% माइनस 3 कर दोगे तो आपकी फर्स्ट ईयर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि कितनी है। लेकिन आईसीआई वर्किंग कैपिटल के अंदर ही झोल करता है, यहीं पे दिक्कत करता है। वो क्या दिक्कत करता है मैं आपको बताऊंगा, वर्किंग कैपिटल एंड एडिशनल केपेक्स के अंदर ही दिक्कत करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या दिक्कत कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। और आपको उसी अप्रोच से अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो यार मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जैसा आईसीआई कर रहा है वैसे कराओ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आईसीआई कैसे कर रहा है। अब भैया हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखो, सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ यस सर। तो कैसे निकालेंगे सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इसके बेसिस पर डिस्काउंट कर सके आगे चल के। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है सर, 16% क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट में आपको नोट्स में जहां पर दिया हुआ था वहां पर है। अब सर इसके अलावा सर हमें यहां पर क्या करना है, सर वेट ऑफ इक्विटी हमें चाहिए होगा, ये 0.6 0.4 जो हमने निकाल लिया। सर ये कैसे आया ये देख लेते हैं। सर ये देखो हमें यहां पर इक्विटी स्टॉक दे रखा है सर, 12 मिलियन का इक्विटी स्टॉक है आपको बैलेंस शीट के अंदर एंड आपके 8 लाख रुपीस के जो 8 मिलियन के जो है वो बॉन्ड्स है। तो आपका बेसिकली 12 आउट ऑफ 20 मतलब पूरी 20 की आपकी कैपिटल है, क्योंकि बाकी आपका 8 मिलियन का लोन है यानी कि बोन्स एंड इक्विटी स्टॉक 12 मिलियन का है। सो डेट और इक्विटी दोनों आ गया। तो भैया 12 डिवाइड बाय 20 ये तो हो जाएगा हमारा इक्विटी का एंड 8 डिवाइड बाय 20 हमारा डेट का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाय 20 एंड 12 डिवाइड बाय 20 हमारा डेट इक्विटी का हो गया। तो भैया ये वेट्स आ गए 60% एंड 40%। अब भैया इक्विटी स्टॉक की कॉस्ट हमें 16% नोट्स में गिवन है। अब सर बोन्स का सर देखो 12% हमारा क्या है सर, कूपन रेट 12% है, 12% को पोस्ट टैक्स हमें करना पड़ेगा क्योंकि प्री टैक्स है। तो भैया पोस्ट टैक्स के लिए हमें टैक्स रेट हमें कितना गिवन है सर 30%। सो 12 इंटू 1 माइनस 30% हम कर देंगे। वही हमने करा 12 इंटू 1 माइनस 30% यानी कि 8.4% आ गया। तो 8.4 को हमने 40% से मल्टीप्लाई करा, 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने 0.6 से मल्टीप्लाई करा, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करा। तो भैया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा 12.96, इसको हम 13 बोल देंगे। सर एक बात बताओ सर 16%, सर ये 16%, हाँ यही पूछ रहे थे सर हम, 16% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहां लिखा हुआ है दिखा दिया मैंने आपको। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। अब भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद अब हमें शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन बनाना है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ पर डब्ल्यूडीवी मेथड के ऊपर ऐसे करवाता है। तो डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर इट्स बेटर कि आप शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन बना लो, अदरवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इवन फर्दर इसके अंदर एडिशंस भी है ड्यूरिंग द ईयर, मैंने आपको बताया था। तो भैया स्टार्टिंग में हमारा फिक्स एसेट मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 17 है, बैलेंस शीट के अंदर अगर आप जाकर देखो 17 के फिक्स एसेट्स हैं, राइट। तो फिक्स एसेट्स हमारे ओपनिंग आ गए। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना एडिशनल फिक्स, कितना केपेक्स करा हमने, कितना केपेक्स करा सर हमने, ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कितना करा 0.50 का केपेक्स करा, और ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में है। सो दैट मींस 0.50 के ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट। तो 17 प्लस 0.5 यानी कि टोटल हो गया 17.5, 17.5 के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन 2.63, राइट। तो भैया जब आपने 2.63 का डेप्रिसिएशन यहां पर निकाल लिया, अब 17.5 माइनस 2.63 करोगे तो 4.87 आएगा। लेट मी ग्रैब माय कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर पे आपको चेक करके बताता हूं। हाँ जी, मैंने हमारा हथियार उठा लिया है, कैलकुलेटर सीए स्टूडेंट्स का हथियार। तो भैया 17.5 के ऊपर सबसे पहले 15% के डेप्रिसिएशन को देखते हैं। 17.5 इंटू 15% ये आता है 2.625, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 2.63 पे। अब 17.5 माइनस 2.63 आप करोगे तो भैया ये आता है 14.87। मतलब बेसिकली देखो 17.5 माइनस 2.63 ये आता है 14.87। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, जैसे आपने यहाँ पर 17.5 लिखा कैलकुलेटर पे, राइट। 17.5 आपने लिखा कैलकुलेटर पे, 17.5 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो विद द 15% जो कि आपका डेप्रिसिएशन है, तो 2.625 आ गया। अब ये 2.625 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे अब ये 17.5 माइनस 2.63 करना है। कैलकुलेटर पे 2.63 लिखा हुआ है। अब भैया माइनस करने के लिए, क्योंकि आप या तो 17.5 माइनस 2.63 मैनुअली करोगे, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इक्वल, मैं क्या करूंगा माइनस इक्वल दबा दूंगा, माइनस दबा के इक्वल। ये देखो 14.875 आ गया, ये मेरा आगे का है। आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है इस आइटम को, पहले वाली से माइनस इक्वल दबा दो, आंसर हो जाता है, राइट।
14.87 आया, 14.87 के बाद हमारा 0.80 का एडिशन हुआ, तो भैया ये एडिशन हुआ, उसके बाद हमारा 15.67, फिर 15% का डेप्रिसिएशन, ऐसे करते करते आप अपना डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बना लोगे पूरा। बात समझ में आई? यस सर। अब भैया यहां पर आईसीआई करता है एक झोल, ये आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस याद हो, तब प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारा एडिशनल केपेक्स आता है, तो भैया केपेक्स को हम क्या करते हैं सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन वो करके हम कर देते हैं नेट केपेक्स। हमारा क्या कर देते हैं सर? नेट केपेक्स हमारा हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं? केपेक्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम एडजस्ट करते हैं। ये चीज आपको याद है? यस सर, ये चीज हमें याद है। तो वहां पर हम क्या करते थे सर? वहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। लेकिन सर यहां पर ऐसे क्या करता है? यहां पर ऐसे ही करता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग से माइनस करता है एंड साथ में डेप्रिसिएशन को अलग से ऐड बैक करता है। सर इसमें दिक्कत क्या है? ये कर सकते हैं, हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डेप्रिसिएशन को चाहे अलग से ऐड करो, चाहे आप केपेक्स के साथ नेट ऑफ करके करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को यहां पर दिक्कत नहीं है। आईसीआई जो करता है ना, यहां पर आपत्ति एक चीज में है। आईसीआई क्या करता है? आईसीआई क्या कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? अगर आपको याद हो, केपेक्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करता था, डेप्रिसिएशन को उसने अलग कर दिया, विच इज फाइन। अब वो डेप्रिसिएशन के साथ ना आपका एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो वर्किंग कैपिटल की जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, उसको वो केपेक्स के साथ इंक्लूड कर रहा है, वो उसको केपेक्स के साथ मर्ज कर रहा है, जिससे एक दिक्कत हो जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर उसने एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर केपेक्स, हमें कितनी रिक्वायरमेंट एडिशनल वो देख ली। ये हमें डायरेक्टली, वैसे हमें क्या करना चाहिए? हमें डायरेक्टली इस 0.50 को माइनस करना चाहिए कि भैया हमारा केपेक्स आ रहा है फ्री कैश फ्लो फर्म में से, फ्री कैश फ्लो निकालते टाइम हमें 0.50 का केपेक्स सीधा माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमारा एडिशनल केपेक्स है। हमने फॉर्मेट यही पढ़ा है, एडिशनल केपेक्स हमारा सीधा माइनस होता है। यस सर। एंड सर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या होता है? जो हमारी इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि भैया सेल्स ऑफ ईयर 1 माइनस सेल्स ऑफ ईयर 0 इंटू 20% हम करके निकाल देते थे एडिशनल वर्किंग कैपिटल। उसको हमें एडिशनली बेसिस पे नेट ऑफ करना चाहिए, मतलब माइनस करना चाहिए। लेकिन ऐसे यहां पर क्या करता है? अगर मैं हमारे ओरिजिनल तरीके से बताऊं, तो क्या आना चाहिए? देखो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इधर, पहले साल में, पहले साल का हमारा 0.50 का एडिशनल आना चाहिए, 0.50 का एडिशनल आउटफ्लो होना चाहिए, केपेक्स प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों को अगर मैं मिलाकर देखूं। आईसीआई यहां पर क्या कर रहा है? आईसीआई यहां पर वर्किंग कैपिटल और केपेक्स को दोनों को एक साथ मिला रहा है। करने दो उसको, केपेक्स और वर्किंग कैपिटल को एक साथ मिलाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मिलाकर भी देखो तो आपका क्या आना चाहिए सर? पहले साल का आउटफ्लो कितना आना चाहिए? अब मेरी बात सुनना, पहले साल का आउटफ्लो कितना होना चाहिए कैश का? देखो 0.50, पहले आप रेवेन्यू का देखो। रेवेन्यू में सर हमारा 20% ऑफ सेल्स चाहिए। सर 20% ऑफ सेल्स चाहिए, लेकिन हमारी फर्स्ट ईयर की सेल्स कितनी है सर? हमारी फर्स्ट ईयर की सेल्स है 8, फर्स्ट ईयर की सेल्स 8 मिलियन है। तो 8 मिलियन का 20%, तो 8 मिलियन का 20% कितना होता है सर? 8 का 20% आता है सर 1.6। तो भैया हमें 1.6 का रेवेन्यू चाहिए इस साल, 1.6 का हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। यस सर, 1.6 का वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन जीरो पीरियड में मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी थी? मैंने आपको बताया था 3। मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था ना कि हमारी जीरो पीरियड में वर्किंग कैपिटल 3 है। तो भैया 1.6 इस साल, हमारी इस साल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1.6 की, लेकिन 3 का वर्किंग कैपिटल हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है। सो दैट मींस हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। यस सर, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं, जीरो। लेकिन केपेक्स तो हमारा 0.5 लग रहा है, केपेक्स तो हमारा 0.5 लग रहा है। यस सर, तो हमारा 0.5 केपेक्स का तो बाहर जाना चाहिए ना, केपेक्स का तो कैश आउटफ्लो जाना चाहिए। यस सर। अब दूसरे साल का देखते हैं। दूसरे साल में सर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना आता है? अगर आप दूसरे साल की सेल्स को मल्टीप्लाई करोगे विद द 20%, तो दूसरे साल की सेल्स आ रही है 10। 10 को अगर आप 20% से मल्टीप्लाई करते हो वो आता है 2। तो भैया मैंने यहां पर लिख दिया 2। अब मेरी 2 मिलियन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अभी भी अगर आप देखो, मेरी 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में, अभी भी सर 3 को एक्सीड नहीं किया। दैट मींस मेरे को अभी भी वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की दरकार नहीं है। यस सर, नहीं है। तो ये 0.80 है सर, इसको हमें 0.80 यहां पर लिखना चाहिए। बोलो हाँ। यस सर, ये हमारा 0.80 का पैसा आउटफ्लो जाना चाहिए। ठीक है। अब सर थर्ड ईयर में क्या होता है? सर थर्ड ईयर में जरा ध्यान से सुनना। थर्ड ईयर में सर हमारा कितने का, सर हमारी कितने की सेल्स है सर? 15 की। 15 का 20% अगर आप निकालते हो, 15 इंटू 20%, 15 इंटू 20%, सर ये आता है 3। अब हमें तीसरे साल में 3 की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और 3 का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी भी हमें 0 वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो भैया यहां पर हमारा क्या है सर? 2। दैट मींस 2 का आउटफ्लो होना चाहिए। बोलो हाँ। यस सर, 2 का आउटफ्लो होना चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है ना, वो आईसीआई का हमारे से मैच करेगा। अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आईसीआई का हमारे से मैच करेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। अब सर देखो, फोर्थ ईयर में 22 आ गया, फोर्थ ईयर में 22 आ गया सेल्स का 20%, यानी कि 22 का 20% अगर मैं कर दूं, 22 का 20% कर दूं, तो दैट मींस 4.4 की मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। 4.4 की। यस सर, 4.4 की रिक्वायरमेंट है। और 4.4 यानी पहले तो 3 मिलियन की हमने लगाई हुई है, 4.4 माइनस 3, दैट मींस मेरे को एडिशनल कितनी चाहिए सर? 1.4 मेरे को वर्किंग कैपिटल एडिशनल चाहिए,
1.4 एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए। इसके अलावा 2.5 का मैंने एडिशनल केपेक्स लगाया था इस साल। यस सर, तो प्लस 2.5 कर दो, तो दैट मींस ये कितना आता है सर, 1.4 प्लस 2.5 ये आता है 3.9। अब हमारा आईसीआई से मैच करेगा और हर साल मैच करेगा। अब हमारा आईसीआई से मैच करेगा, हर साल मैच करेगा। ये पहले 3 साल में आईसीआई कर रहा है दिक्कत। आईसीआई दिक्कत क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। और एक बार आप जरा ध्यान देना, हमारी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना आईसीआई और हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं अपोर्शनमेंट के अंदर। अगर आप इन तीनों का सम करोगे ना तो देखो 3.3 निकल के आता है। आप हमारे वाले का सम करोगे ना, इसका भी 3.3 आएगा। तीनों का 2 प्लस 0.8 प्लस 0.5 3.3 आ रहा है, राइट। और यहां पर भी 3.3 आ रहा है। सो दैट मींस इन्वेस्टमेंट तो हमने बराबर निकाली है, लेकिन 3 इयर्स के अंदर अपोर्शनमेंट में डिफरेंस आ गया। वो क्यों आया? अब आईसीआई यहां पर एक वियर्ड असम्पशन लेता है, मैं आपको बताता हूं। आईसीआई क्या वियर्ड असम्पशन लेता है? आईसीआई बोलता है कि हमें पहले साल में 1.6 की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। कितनी? पहले साल में हमें 1.6 की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पहले हमने 3 की लगा रखी है। पहले हमने 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगा रखी है और हमें चाहिए 1.6। दैट मींस हमने एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना डाल रखा है? हमने एडिशनल डाल रखा है 3 माइनस 1.6। दैट मींस हमने 1.4 का एडिशनल वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा लगाया हुआ है। हमें 0 पीरियड पे 3 का वर्किंग कैपिटल है, हमें चाहिए 1.6 ही, हमें चाहिए 1.6 ही। दैट मींस 1.4 का ज्यादा लगा हुआ है। तो आईसीआई बोलता है वो 1.4 में से जो 1.4 की आपकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल है ना, 1.4 की जो आपकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल है ना, इसमें से ये 1.4 में से ना आप कुछ हिस्सा बेच दो वर्किंग कैपिटल का, कुछ हिस्सा आप रिलीज करवा लो और रिलीज करके अपने केपेक्स को फाइनेंस कर दो। तो भैया जब इसमें से मैं 0.5 को रिलीज करवाऊंगा तो मेरी एडिशनल कितनी रह जाएगी? सर मेरी एडिशनल बचेगी 0.9। बोलो हाँ। तो मेरी एडिशनल 0.9 रहेगी। अब इसमें से मैंने 1.4 में से 0.5 निकाल के मैंने अपने केपेक्स को फाइनेंस कर दिया। दैट मींस अब मेरे जेब से कुछ नहीं गया, तो भैया इसीलिए मेरा एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गया 0 आईसीआई के हिसाब से। लेकिन मेरा एडिशनल अभी 0.9 बचता है, अभी मेरा एडिशनल 0.9 बचता है। अब नेक्स्ट ईयर में आईसीआई क्या कर रहा है? आईसीआई बोल रहा है कि भैया देखो मेरे को चाहिए 2 की, मेरे को चाहिए 2 की, राइट। मेरे को 2 चाहिए और मैंने पहले 0.5 की वर्किंग कैपिटल उड़ा दी। तो 3 में से जब मैं 0.5 हटा दूं, अगर मैं 3 में से 0.5 हटा दूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी बची है? सर मेरी 2.5 की वर्किंग कैपिटल अभी बचती है। 2.5 की वर्किंग कैपिटल अभी मेरी बचती है, क्योंकि 3 में से 0.5 मैंने यहां पर फाइनेंस कर दी। बोलो हाँ। 3 में से वर्किंग कैपिटल में से मैंने 0.5 केपेक्स में फाइनेंस कर दी। यस सर। तो मेरी 2.5 की अभी भी बाकी है, लेकिन मुझे चाहिए 2। दैट मींस 0.5 अभी भी एडिशनल है। तो वो 0.5 जो मेरी एडिशनल है उसमें से मैं 0.8 जो है मैं इसको फाइनेंस कर दूंगा। अब देखो 0.5 में से 0.8 इसको फाइनेंस कर दी, तो भैया अभी भी 0.3 मेरी जेब से जाएगा। तो आईसीआई ने 0.3 यहां से निकाल दिया। अब भैया मेरी एडिशनल वर्किंग कैपिटल कुछ बचती नहीं है। अब मेरी एडिशनल वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं बचती। तो भैया अब मेरे को इस साल कितनी वर्किंग कैपिटल की दरकार है? सर मेरे को इस साल 3 वर्किंग कैपिटल की दरकार है। और भैया मेरी अभी वर्किंग कैपिटल कितनी है? सर मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है? सर अभी मेरी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड है 2, क्योंकि एडिशनल तो सर मैंने वहां से 2.5 तो मैंने फाइनेंस कर दी। मेरी वर्किंग कैपिटल की दरकार, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी अभी वो मेरी 2 पड़ी है और मेरे को 3 की दरकार है। तो भैया अब मेरी 1 की वर्किंग कैपिटल आएगी, इन दोनों का डिफरेंस 1 का आएगा। यस सर। एंड ये 2 एंड 2.8, अब सॉरी ये मेरा 1 की रिक्वायरमेंट आएगी एडिशनल वर्किंग कैपिटल की, एंड 2 की यहां पे आएगी। 2 एंड 1 कितना हो गया सर? 3। आईसीआई ऐसे कर रहा है। अब आईसीआई की दिक्कत क्या है सर? आईसीआई की यहां पर दिक्कत ये है कि यार आप इतना वियर्ड अजम्पशन कैसे ले सकते हो कि हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल बची हुई है, हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल बची हुई है, तो उससे हम फाइनेंस कर देंगे केपेक्स को। और आपको समझ में आ रहा है ये पहले 3 साल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये पहले 3 साल में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्टेड थी ना, वो पहले 3 साल के अंदर इन्वेस्टेड है। उसके बाद तो वर्किंग कैपिटल जो है वो सेट ऑफ हो जा रही है, उसके बाद एडजस्ट हो रही है। अब हमारी एडिशनल हमारे पास एक्स्ट्रा बची नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरा आईसीआई के साथ आंसर मैच होता जा रहा है, क्योंकि आईसीआई के पास अब एडिशनल वर्किंग कैपिटल बची नहीं टू फाइनेंस केपेक्स। आईसीआई बहुत वियर्ड असम्पशन ले रहा है भाई, बहुत वियर्ड असम्पशन ले रहा है। क्या है ये कि भैया बेसिकली हमारा जो वर्किंग कैपिटल एडिशनल वाली है ना, वो केपेक्स को फाइनेंस करके दे रही है। ये क्या पागलपंती है भाई? क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? बट आप कर रहे हैं, बट हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। आप एक बात बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिक्स एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करती है विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल? भाई वर्किंग कैपिटल आपके धंधे को चलाने के लिए होती है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज में से आप फाइनेंस कर रहे हो अपने फिक्स एसेट्स को ना? बाबा ना, ये नहीं करते होते, ये नहीं करते, बट आईसीआई कर रहा है। तो मेरे दोस्त आपको इस केस में अब याद रखना पड़ेगा कि भैया आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसे ही सॉल्व करके आना है। सर आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने एक बार बिल्कुल आईसीआई की तरह प्रेजेंट करा है, बिकॉज आईसीआई ने यहाँ पर बेहद गलत तरीके से करा हुआ है। सो आई प्रेजेंटेड इट एज पर आईसीआई,
बट आईसीआई ने सर ये निकाला कैसे सर? अब ये कैलकुलेट करने में हमें बहुत दिक्कत आती है कि आपने 0.0, 0.3 और ये 3 निकाल के बताया, हमें बहुत दिक्कत आती है। सर ये जो आपने बताया ये तो हमें समझ में आ गया कैसे निकालना है, दोनों की सेपरेटली रिक्वायरमेंट्स देखते रहो एंड सर आपका निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.5 क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो सर और साथ में जो केपेक्स की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर देंगे, यानी कि वो हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। यहाँ पर भी सर वर्किंग कैपिटल की एसेट कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं एंड सर हमारा यहाँ पर केपेक्स की रिक्वायरमेंट थी 0.8 की, तो 0.8 की हमने फुलफिल कर ली। और सर हमें ये एग्जाम में प्रेजेंट करना भी नहीं है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के पर्सपेक्टिव से बता दिया। अब सर आईसीआई के तरीके से सर कैसे करना है, सर हमें ये बता दो। आईसीआई के तरीके से सर हम कैसे करेंगे, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो आईसीआई के तरीके से करने के लिए ना मेरे दोस्त आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जो मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। एक दो चीजें याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना आपको। जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हो इन्वेस्टमेंट की, तो आपको सबसे पहले आपको फाइनेंस करना है सर केपेक्स को। सबसे पहले आप केपेक्स की फाइनेंसिंग करोगे, उसके बाद आपका जो कुछ बचा कुचा होगा उससे आप अपनी वर्किंग कैपिटल। सर हमें समझ नहीं आया, सर दोबारा बताओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपकी अभी 3 मिलियन, आपकी 3 पहले आपकी कितनी थी सर? आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी थी सर? 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल 3 मिलियन की थी। यस सर 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल थी। हम पहले ईयर 1 की बात करते हैं। सर 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल थी। ये 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल में से सबसे पहले आप अपने केपेक्स को फाइनेंस करो, जितना केपेक्स आपके पास है। तो सर केपेक्स हमारा 0.5 हो रहा है इस साल। यस सर, तो 0.5 का केपेक्स इसमें से फाइनेंस कर दो, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी बच गई सर? 2.5 की वर्किंग कैपिटल बच गई। यस सर, और सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल चाहिए कितनी सर? 1.6। दैट मीन सर अब हमें वर्किंग कैपिटल का कुछ दरकार यहां पर है नहीं, और हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमने 3 मिलियन की वर्किंग कैपिटल में से हमने 0.5 का केपेक्स को फाइनेंस कर दिया। एंड सर हमारे पास अभी भी हमारा 1.6 का क्या है सर? 1.6 का हमारा हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए था, और 2.5 हमारे पास अभी भी बच रही है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो इस केस में भैया एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आएगी 0। अब बात करते हैं ईयर 2 की। सर अब ईयर 2 की जब हम बात कर रहे हैं सर, आप देखो सर हमें यहां पर केपेक्स रिक्वायर्ड है 0.8। केपेक्स कितना रिक्वायर्ड है सर? 0.8। एंड सर 0.8 का केपेक्स रिक्वायर्ड है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी बची सर? 2.5, जो हमने ऊपर निकाली थी। देखो 3 में से हमने 0.5 का तो हमने केपेक्स को फाइनेंस कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल 2.5 बच गई। यस सर, अब ये 2.5 की वर्किंग कैपिटल में से सबसे पहले, ये 2.5 की वर्किंग कैपिटल में से सबसे पहले आपको फाइनेंस करना है 0.8 के केपेक्स को। तो सर 0.8 के केपेक्स को जब मैंने फाइनेंस करा, माइनस 0.8 किया, तो सर ये कितना आता है सर? 2.5 माइनस 0.8, दैट मींस मेरे पास वर्किंग कैपिटल बची 1.7। 1.7 की वर्किंग कैपिटल बची। यस सर, लेकिन वर्किंग कैपिटल चाहिए कितनी सेकंड ईयर में? 2 की चाहिए। अब भैया देखो मेरे पास वर्किंग कैपिटल, दोबारा से सुनो, मेरे पास फर्स्ट ईयर के एंड पे वर्किंग कैपिटल 2.5 की बच रही थी। यस सर 2.5 की वर्किंग कैपिटल बच रही थी, लेकिन ये 2.5 में से सर मेरे को 2.5 में से सर मेरे को अब सेकंड ईयर के अंदर 0.8 का मैंने फाइनेंस कर दिया केपेक्स को। तो ये 2.5 में से सेकंड ईयर के अंदर मैंने 0.8 का फाइनेंस कर दिया केपेक्स को, तो मेरी सेकंड ईयर के अंदर वर्किंग कैपिटल बची 1.7, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर वर्किंग कैपिटल चाहिए 2 की। तो भैया 2 एंड 1.7, सो 2 माइनस 1.7, यानी कि मेरे पास केपेक्स को फाइनेंस करने के बाद वर्किंग कैपिटल 1.7 की बचती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मेरे को चाहिए 2 की। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस, दैट मींस 0.3, इतना मेरा एडिशनल फंडिंग रिक्वायर्ड होगा, इतना मेरा एडिशनल कैश आउटफ्लो जाएगा। ये हमने यहां पर निकाल दिया। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं सर। थर्ड ईयर में सर अगर आप जरा ध्यान से देखें सर, हमारे पास अब हमारे पास सर वर्किंग कैपिटल बची कितनी है सर? अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल 1.7 की बची है। बोलो हाँ। यस सर 1.7 की बची है। 1.7 की बची है? नहीं सर, अब हमारे पास वर्क केपेक, अब हमारे पास 2 की बची है। क्यों? 1.7 तो हमारे पास ये थी एंड 0.3 की हमने एडिशनल फंडिंग करवा ली। तो भैया अब हमारे पास 2 की बची है, दैट मींस 2 की हमारे पास क्या है सर? 2 की हमारे पास वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सर। 1.7 की नहीं है सर। 1.7 की क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था कि भैया सेकंड ईयर में हमने क्या करा, 2.5 का हमने 2.5 की हमारे पास ओपनिंग वर्किंग कैपिटल थी। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल में से हमने पहले केपेक्स को फाइनेंस किया, 0.8 माइनस किया, तो हमारे पास 1.7 की वर्किंग कैपिटल बची, और हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए 2 की। तो भैया 2 माइनस 1.7 यानी कि 0.3 की एडिशनल वर्किंग कैपिटल हम लेके आए। तो भैया 0.3 की अगर आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल लेके आए और 1.7 की आपकी ओपनिंग थी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 बची ना। सो दैट मींस आपकी अभी 2 की वर्किंग कैपिटल बाकी है। आप यहां से भी देख सकते हो कि आपको यहां पर 2 की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड थी सेकंड ईयर के अंदर, और भैया ये 2 की हमारी बन जा रही है सेकंड ईयर के एंड पे। तो भैया अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि भैया मेरी सेकंड ईयर की एंडिंग वर्किंग कैपिटल 2 थी। यस सर, तो अब ये 2 में से फिर से मेरे को सबसे पहले केपेक्स को फाइनेंस करना है सर। केपेक्स को जब मैं फाइनेंस करूंगा तो मेरा 2 पूरा का पूरा केपेक्स कट गया। सो दैट मींस मेरे पास वर्किंग कैपिटल 0 बच गई। कितनी? 0। अब 0 बच गई, लेकिन वर्किंग कैपिटल चाहिए कितनी थी सर? 3 की चाहिए थी। सो दैट मींस 3 माइनस 0 आप करोगे तो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 3। ये निकल के आ गई। अब फोर्थ ईयर में भी ऐसे ही निकालना सर। फोर्थ ईयर में सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी बची सर? सर वर्किंग कैपिटल हमारे पास अब 3 है, तो 3 में से
सबसे पहले आप अपने केपेक्स को फाइनेंस करो 2.5, तो मैंने 2.5 को माइनस करा तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल बची 0.5 की। अब सर 0.5 की वर्किंग कैपिटल बचती है लेकिन मेरे को चाहिए 4.4 की, तो 4.4 माइनस 0.5 कितना आता है सर? 4.4 माइनस 0.5 दैट मींस 3.9। तो ये 3.9 हमारा निकल के आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी ओपनिंग वर्किंग कैपिटल निकालनी है, फिर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल में से सबसे पहले आपको केपेक्स का फाइनेंस करना है, फिर जो आपकी वर्किंग कैपिटल आफ्टर फाइनेंसिंग द केपेक्स जो बचेगी उसको कंपेयर करना है विद योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर जितनी एडिशन आपको चाहिए वो आप यहां पर निकाल लोगे जैसे मैंने आपको दिखाया है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, आप समझ जाओगे। ये भैया आईसीए की प्रेजेंटेशन है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करवा के पढ़ा रहा हूं यहां पर, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको डेफिनेटली दे देता, क्योंकि अगर आप करेक्ट मेथड से करके आओगे, क्योंकि आप लोगों ने करेक्ट मेथड पढ़ रखा है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप करेक्ट मेथड लगा के आओगे जिसके आपको बकायदा मार्क्स मिलने चाहिए। बट आईसीए का कोई भरोसा नहीं है, वो बोलेगा कि भैया हमने तो अलग तरीके से पढ़ा रखा है, हम तो ये इसके मार्क्स देंगे। या फिर अगर ये सजेस्टेड आंसर में छप के आ गया, तो भैया आपका एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम लकीर के फकीर होते हैं, वो देखेंगे ना भैया ये 3 ईयर का मिसमैच आ गया, चलो भाई काटो मार्क्स, जीरो कर देंगे सीधा। मैं वो नहीं चाहता, मैं बस इसीलिए आपको ये सब बता रहा हूं। तो भैया इसकी मदद से हमने यहां पर क्या करा सर? हमने यहां पर हमारा क्या कर दिया, हमने यहां पर दो चीजों का करा सर। हमने यहां पर एक तो हमारा एडिशनल केपेक्स जो था सर, जो केपेक्स का हमारा आउटफ्लो जाता था वो हमने यहां पर निकाल दिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर। केपेक्स प्लस हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल, दोनों का आउटफ्लो हमने यहां पर देख लिया कि हमारा हर साल कितना आउटफ्लो जाएगा, ये हमने निकाल लिया। इसको हम हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस निकालते टाइम, कैश फ्लो ऑफ द फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म निकालते टाइम यूज कर लेंगे। तो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म हम कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कर रखा है, तो देख लेते हैं फटाफट से। सर ये देखो रेवेन्यू हमारा कितना है सर, ये क्वेश्चन में गिवन ही है सीधा रेवेन्यू। यस सर रेवेन्यू लिख दिया। अब सर हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में गिवन था सर, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंट दे रखी थी 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो 40% हम कर देंगे। तो भैया अगर आप देखो 8 का 40% कितना आता है सर? 3.2। ठीक है, 10 का 40% आएगा 4। अब यहां पर एक शॉर्टकट बताऊं आपको, शॉर्टकट ये है कि आप 40 लिखो, कैलकुलेटर पे 40 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 8% लिख दो, 40 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो भैया आपका 3.2 आएगा। अब आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, 10% करो। अब सीधा कैलकुलेटर पे 3.2 लिखा रहा है ना कैलकुलेटर के ऊपर, अब कैलकुलेटर के ऊपर 3.2 लिखा रहा है ना, अब सीधा 3.2 का 3.2 की जगह पे आपको सीधा यहां पर 10 लिख के इक्वल टू दबाना है, 10 लिख के परसेंट दबाना है, तो ये आ गया 4। अब 15% दबाओगे तो ये आ गया 6, 22% दबाओगे तो ये आ गया 8.8, 30% दबाओगे तो 12। अब भैया किसी को शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो आप लंबे तरीके से कर लो। बस इसका आपको क्या करना है सर, 40% करते जाना है। 40% गिवन था ना, यस सर, इन सबका 40% करते जाओ और आपका ये वेरिएबल कॉस्ट आता जाएगा। इसके अलावा सर वेरिएबल कॉस्ट के अलावा सर हमें यहां पर क्या दे रखा था सर, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। कैश वाले फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पहले 4 साल के 1.6 मिलियन रहने वाले हैं, तो हमने वो काट दिए 1.6 मिलियन। ठीक है, अब सर इसके सॉरी पहले 4 साल के हमने 1.6 मिलियन, पहले 4 साल के 1.6 मिलियन काट दिए। अब उसके बाद सर हमारा 2 मिलियन था 5 to 8, तो हमने 5 to 8 का 2 मिलियन काट दिया। बात समझ में आ गई? यस सर। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन था सर, कहां था सर? ये देखो फर्स्ट ईयर का 0.5, सेकंड एंड थर्ड ईयर का 1.5, तो फर्स्ट ईयर का 0.5, सेकंड ईयर का थर्ड का 1.5, ऐसे करके हर साल का लिख दोगे। अब भैया डेप्रिसिएशन, हमने जो ऊपर डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाया था, यहां से आप अपना डेप्रिसिएशन उठाओगे और यहां पर अपने डेप्रिसिएशन को आप हटा दोगे। यहां से हमने डेप्रिसिएशन को हटाया, ठीक है, तो हमारे ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए। हमने ये सारे के सारे एक्सपेंसेस का सम कर दिया, दिस इज अ टोटल एक्सपेंसेस। बात समझ में आती है? यस सर, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे सर, ईबीआईटी निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे ईबीआईटी सर? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस हम करेंगे तो हमारा ईबीआईटी आ जाएगा। देखो 8 माइनस 7.93 करोगे तो 0.07, ऐसे करके आपने ईबीआईटी हर किसी का हर केस का निकाल लिया। अब ये ईबीआईटी में से सर आप अपना टैक्सेस को हटाओगे। ईबीआईटी में से मैंने टैक्स को हटाया तो मेरा नोपैट आ गया। टैक्स रेट मेरा 30% है, जैसे ही टैक्स को हटाऊंगा तो मेरा नोपैट आ जाएगा। बोलो हाँ, यस सर, नोपैट आ गया। अब भैया ये नोपैट के अंदर मेरे को क्या करना है? अब ये नोपैट के हिसाब से मेरे को क्या करना है सर? अब मुझे यहां पर ना मेरे को डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना रहता है। ये चीज आपको पता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन ऊपर हटा के आए हैं, तो भैया डेप्रिसिएशन बाद में ऐड करेंगे, फिर ही हमारा कैश फ्लो निकल के आएगा। बोलो हाँ, यस सर, फिर ही हमारा कैश फ्लो निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे सर, नोपैट के अंदर से डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे सर। ये रहा मेरा नोपैट, 0.05 का नोपैट है। इसके अंदर मैंने डेप्रिसिएशन लिखकर ऐड नहीं करा, हमने सीधा ऊपर से देखकर ऐड कर दिया। तो 0.05 प्लस 2.63 आप करोगे तो 2.68 आ गया। 0.39 प्लस 2.35 आप करोगे तो आपका 2.74 आ गया। देखो 2.35 प्लस 0.39 तो ये आता है 2.74। तो ये देखो ग्रोस कैश फ्लो हमारा कितना है सर, ई प्लस डेप्रिसिएशन। सर ई क्या है यहाँ पर? नोपैट है। नोपैट प्लस डेप्रिसिएशन करके हमने हमारा ग्रोस कैश फ्लो निकाल लिया। अब भैया हमें
नो, अब हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के बाद हमें क्या करना रहता है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के बाद सर हमारा जो केपेक्स हो रहा है वो हटाना होता है, ठीक है, केपेक्स हमारा जो एडिशनल जा रहा है वो हटाना होता है, इसके अलावा जो हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो हटानी होती है। लेकिन ये दोनों का हमने ऊपर शेड्यूल बनाया था जो आईसीए ने गलत कर रखा है, तो उसके हिसाब से हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड निकाली थी, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड सीधा हमारी लेस हो जाएगी यहां से, ठीक है। तो भैया हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड यहां से हमने सीधा हटाई, तो हमारा फ्री कैश फ्लो निकल के आ गया फर्म का। अब ये फ्री कैश फ्लो आ गया, इसके ऊपर हमने 13% का जो हमने ऊपर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था 13% का, ये रहा 13% का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, इसके हिसाब से हम पीवी फैक्टर्स लगाएंगे और हम हमारा निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाले तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यस सर, अब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई सर, ये सारे के सारे कैश फ्लोज की हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 18.549, इन सबका आप सम करके देखोगे तो 18.549 आएगी। सर ये तो हो गया सर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, इसके अलावा टर्मिनल वैल्यू भी चाहिए सर। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, हमें ग्रोथ रेट दे रखा है टर्मिनल वैल्यू के लिए। सर ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है टर्मिनल वैल्यू के लिए, फटाफट से देख लेते हैं, ढूंढना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड ना सर। हमें ग्रोथ रेट गिवन है, द फर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम आफ्टर 8 years। 8 years के बाद यानी कि 8वें साल के बाद जो है उसकी ग्रोथ होगी 5% पर एनम के हिसाब से। तो भैया यहाँ पर ये जो आपका 8th ईयर है ना, मैं पहली चीज बता दूं ये टर्मिनल ईयर नहीं है, टर्मिनल ईयर हमने यहाँ पर निकाला ही नहीं अलग से, ठीक है। उन्होंने सीधा आपको बताया कि आपके जो फ्री कैश फ्लो है ना, अगर हमें वो बोलते कि टर्मिनल ईयर के अंदर सेल्स अलग से इंक्रीज हो रही है या फिर रेवेन्यू अलग से इंक्रीज हो रहा है या फिर कॉस्ट अलग से इंक्रीज हो रही है, वो सब बताया नहीं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो इसीलिए हमने टर्मिनल ईयर के कैश फ्लोज को कैलकुलेट किया था। लेकिन यहां पर इसने क्या बोला है कि हमारे फ्री कैश फ्लो और फर्म जो है, जो हमारे फ्री कैश फ्लोज हैं वो आफ्टर 8 years जो है वो सीधा 5% से ग्रो करेंगे। सो दैट मींस जो आपने फ्री कैश फ्लो निकाले ना, यहाँ पे हमने फ्री कैश फ्लो कितने निकाले 6.54, सीधा इसको ग्रो करवाएंगे हम, सीधा इसी को ग्रो करवाएंगे। आ जाओ देखते हैं सर, ये देखो हमारी अब ये निकाल रहे हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू या फिर टर्मिनल वैल्यू बोल लो, तो भैया ये 6.54 को हम ग्रो करवा रहे हैं, 6.54 को सीधा 6.54 को 1.05 का ग्रोथ रेट लगाया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 30% है माइनस ग्रोथ रेट। तो भैया ये हमारा टर्मिनल वैल्यू निकल के आता है। अब इस टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 8th ईयर का फैक्टर लेंगे। मैंने आपको बताया था जिस साल से डिविडेंड स्टेबलाइज हो जाता है उससे एक साल पहले हम निकालते हैं टर्मिनल वैल्यू, तो यानी कि हम 8th ईयर के एंड पे निकाल रहे हैं। 8th ईयर का पीवी फैक्टर कितना है 0.376, तो 0.376 से देखो मैंने टर्मिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 32.27 निकल के आता है। अब वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगी सर, इन दोनों का सम कर दो, इसका और इसका, तो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी सर 18.549 को हमने 18.55 पे राउंड ऑफ करा, एंड सर ये 32.27 आ रहा है सर, ये कर दिया तो टोटल वैल्यू हमारी निकल के आ गई सर 50.82। बात समझ में आती है? यस सर। मेरे क्वेश्चन बेहद आसान था, मैं सच बता रहा हूँ बेहद आसान था, आईसीए ने खामखा कॉम्प्लिकेट करा है। हम टीचर्स को भी पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है भाई कि यार ये बच्चों को इतनी बड़ी भसड़ बताएं, इससे इससे इजी भी नहीं करके दे सकते हम प्रेजेंटेशन, इससे इजी करने की कोशिश करेंगे ना तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज हमें आईसीए के तरीके से आपको पढ़ाना जरूरी है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही है। तो भैया अब हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया सर, हमने वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन के पार्ट 2 में सर हमसे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, ये जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है ना मेरे दोस्त, जो आपने वैल्यू ऑफ फर्म निकाली है ना यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, ये वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सर हमारा डेट और इक्विटी दोनों इन्वॉल्व है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था बड़ा सा, अगर आपको याद हो, जिसमें सरप्लस फंड्स भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो भैया वहां से उस फॉर्मूले की मदद से अगर आप निकालो, मैं आपको एक बार अपने कॉन्सेप्ट बुक के अंदर से भी दिखा देता हूँ ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बुक के अंदर भी बिजनेस वैल्यूएशन में अगर आप आओ पेज नंबर 47 के ऊपर, तो देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट प्लस सरप्लस कैश, ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये मैंने ऐसे ऐसे लगाकर ना, अगर आप देखोगे ऐसे करके एक टेबल के सामने एक ये लगा रखा है, उसके राइट में ऐसा लिख रखा है अपनी कॉन्सेप्ट बुक के अंदर, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट प्लस सरप्लस कैश। सरप्लस कैश का हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हमने क्या करा, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट हमने करा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी। सर वैल्यू ऑफ डेट हमारी है कितनी, हमें बैलेंस शीट के अंदर दी रहेगी सर, वैल्यू ऑफ डेट देखो 8 हमारी है, तो भैया 8 को हमने माइनस कर दिया यहां से, तो 50.82 माइनस 8 दैट मींस वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो इसको, 42.82 निकल के आता है। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आती है? यस सर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेहद आसान था, बेहद आसान था, बस आईसीए ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है। यस सर।